हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल एक्सेस एकेडमी पर एग्जाम टाइम सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आज हम 12वां वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और राजनीति विज्ञान के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आप सभी को, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, नेट, जेआरएफ और बिहार शिक्षक भर्ती के टीजीटी, पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। और ये सीरीज अब कंटिन्यूअसली जारी रहेगी और हिस्ट्री की भी एग्जाम टाइम सीरीज जल्दी आप सभी लोगों के लिए शुरू की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों, देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा। तो स्टन महोदय लिखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है, जो उस परिवेश या वातावरण जिससे वह घिरी होती है और जिसके अंतर्गत वह संचालित होती है स्पष्टतः पृथक्करणीय होती है। आमंड और पावेल महोदय राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। वहीं रॉबर्ट डहल महोदय लिखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी समरूप है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम या सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो। और राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख समर्थकों में प्रमुख रूप से जो नाम लिया जाता है उसमें डेविड स्टन, G.A. आमंड, G.B. पॉवेल और विलियम C. मिचेल प्रमुख रूप से हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं, तो आप सभी लोग इन सभी का नाम ले सकते हैं। कौन कौन से? डेविड स्टन, G.A. आमंड, G.B. पॉवेल और विलियम C. मिचेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब राजनीतिक व्यवस्था के उपागम की आवश्यकता के कारणों पर नजर डालते हैं। तो पहला है पुराने विचारों की अनुपयुक्तता, दूसरा है व्यापक ढांचे की जरूरत, तीसरा है मुक्त दृष्टिकोण, चौथा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, अगला है वैज्ञानिक अध्ययन। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी आवश्यकता के जो प्रमुख कारण हैं उनको यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है। अब इस उपागम के लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वह है व्यापकता। राजनीतिक व्यवस्था की व्यापकता अब सर्वमान्य स्वीकार की जाती है और विश्व के सभी देशों में राजनीतिक व्यवस्था के उपागम का अप्रोच देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं अगले लक्षण जो है अंगों में पारस्परिक निर्भरता, तीसरा है सीमाएं, फिर है पर्यावरण और उसके बाद जो इसका प्रमुख लक्षण है बाध्यकारी शक्तियां। तो राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण बाध्यकारी शक्तियां हैं, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो विशेषकर सभी के लिए बाध्य होती हैं और जिनसे ही राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं इस उपागम की विशेषताएं, यानी राजनीतिक व्यवस्था उपागम की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। पहला है राजनीतिक स्रोतों का असमान वितरण, दूसरा है संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान, तीसरा है औचित्यता की प्राप्ति और चौथा है विचारधारा का विकास और पांचवा है परिवर्तन का प्रभाव। स्टन का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था एक खुली व्यवस्था होती है जो एक पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करती है, क्योंकि इन दोनों के बीच बड़ा गहरा संबंध पाया जाता है। वहीं आगत के बारे में स्टन महोदय ने कहा है, आगत के अंतर्गत मांगों और समर्थनों को रखा जाता है और स्टन महोदय कहते हैं कि मांगे दो प्रकार की होती हैं, एक सामान्य मांग और दूसरी विशिष्ट मांग। वहीं राजनीतिक व्यवस्था का जो दूसरा प्रमुख तत्व निर्गत है, इसके अंतर्गत स्टन ने नीतियों और निर्णयों को रखा है। और उसके बाद बात करते हैं पुनर्निवेश की। इसके तहत राजनीतिक व्यवस्था आगत यानी जिसके अंतर्गत मांग और समर्थन को सम्मिलित किया जाता है और निर्गत यानी जिसके अंतर्गत नीति और निर्णय को सम्मिलित किया जाता है के रूप में पर्यावरण की ओर प्रवाहित करती है। और पर्यावरण में जाकर ये तत्वों से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं जिससे नए आगत अस्तित्व में आ जाते हैं।
वहीं बात करते हैं नए आगत पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली में पुनः चले जाते हैं, जिससे यह जटिल चक्रीय प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख अवयव के रूप में अतिभार के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से बचाने हेतु तो कई प्रकार के नियामक तंत्र कार्य करते हैं। यदि व्यवस्था को अतिभार से नहीं बचाया जाएगा तो व्यवस्था बिखर जाएगी। दूसरी अगला जो घटक है द्वारपाल। तो ऐसे संगठन जो पर्यावरण से आने वाली हर मांगों को बेरोक टोक इस प्रणाली के अंदर नहीं पहुंचने देते हैं, उन्हें द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। अब राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक उपागम की चर्चा करते हैं। तो एलन वाल के अनुसार सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के फलस्वरूप संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन उपागम अस्तित्व में आया। तुलनात्मक राजनीति में इस उपागम का विशेष रूप से प्रयोग आमंड एवं पावेल ने किया है और इन्होंने स्टन की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण माने हैं। कौन कौन से राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण हैं? पहला है राजनीतिक व्यवस्था के भागों में अंतर्निर्भरता होनी चाहिए। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण जो है वो शुद्ध और सही होना चाहिए। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश निर्गत के रूप में समझाने का प्रयास किया है, जबकि आमंड इसे संरचनाओं और प्रक्रियाओं के आधार पर समझाते हैं। इस उपागम में 3 प्रश्न अंतर्निहित हैं। पहला है किसी भी व्यवस्था में कौन सी बुनियादी कार्यों का संपादन होता है। दूसरा प्रश्न है किस संरचना द्वारा वे कार्य किए जाते हैं। तीसरा है किन परिस्थितियों में उन कार्यों को पूरा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं संरचना क्या है। तो यह व्यवस्था के भीतर उन प्रबंधों को बनाती है जो प्रकारों का निष्पादन करते हैं। अब प्रकार क्या है? तो प्रकार को स्पष्ट करते हुए मर्टन महोदय ने लिखा है कि प्रकार प्रेक्षित परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या पुनः समायोजन की व्याख्या करते हैं, और उन प्रेक्षित परिणामों को उपक्रिया कहते हैं जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं। अब बात करते हैं आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या है, यानी आमंड और पावेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर चर्चा करते हैं। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की दिशा में सबसे अधिक योगदान जी आमंड का है। इस विश्लेषण पद्धति का सबसे पहले विकास जैविक तथा तांत्रिक विज्ञानों में हुआ। सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम इसे मानव विज्ञान के अध्ययन में रेडक्लिफ ब्राउन और बी मैलिनोस्की के द्वारा अपनाया गया। बाद में इसे टालकाट, पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन तथा मेरियम लेवी ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक पद्धति के रूप में अपनाया। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताएं हैं जिन्हें अंतःक्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतःक्रिया की औचित्यपूर्ण प्रतिमान किसे कहा जा सकता है? तो राजनीतिक व्यवस्था की जो 4 विशेषताएं हैं उन्हें ही अंतःक्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं 4 विशेषताएं, उन पर नजर डालते हैं। पहली है प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएं होती हैं, उनमें से कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण अधिक कार्य कर सकती हैं और कम विशेषीकृत होने पर इससे कम कार्य कर सकती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरी विशेषता है व्यवस्था और इसकी संरचनाओं में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। तीसरी विशेषता है राजनीतिक संरचनाएं कई ऐसे कार्य करती हैं जिन्हें बहुकार्य कहा जा सकता है। चौथी और अंतिम विशेषता जो है पूर्ण समाज का अंग होने के कारण सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपनी संस्कृति होती है, जो कि हमेशा परंपरागत और आधुनिक का मिश्रण होती है। आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में राजनीति व्यवस्था के 3 चरण स्वीकार किए हैं। पहला चरण है राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, दूसरा चरण है रूपांतरण प्रक्रिया और तीसरा चरण है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों के लिए आमंड ने मांग तथा समर्थनों को स्वीकार किया है। उसके अनुसार निवेश के रूप में आने वाली मांगों की 4 श्रेणियां हैं। तो निवेश के रूप में आने वाली मांगों की 4 श्रेणियों का विभाजन किसने किया है? तो आमंड महोदय ने किया है। पहली है वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण या आवंटन संबंधी मांगे, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। दूसरा है व्यवहारों को नियंत्रित करने संबंधी मांगे, यानी राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। तीसरा है राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे, यानी हित सामग्रीकरण। चौथी जो मांग है वो है संचार से संबंधित मांगे, यानी राजनीतिक संचार। आमंड ने समर्थन को भी 4 भागों में बांटा है। पहला है द्रव्यात्मक समर्थन या भौतिक समर्थन, दूसरा है सहभागिता समर्थन, तीसरा है आज्ञाकारिता समर्थन और चौथा है श्रद्धात्मक समर्थन। आमंड ने मांगों के रूपांतरण को 2 भागों में विभक्त किया है।
पहला है मांगों के रूपांतरण के राजनीतिक प्रकार वर्ग और दूसरा है मांगों के रूपांतरण के शासकीय प्रकार वर्ग। आमंड ने निर्गतों के भी 4 प्रकार माने हैं: निष्कासन, नियामक, वितरणी निर्गत और प्रतीकात्मक निर्गत। जिस विधि द्वारा राजनीतिक व्यवस्था आगत को रूपांतरित करता है तथा पर्यावरण की प्रतिक्रियाओं का प्रत्युत्तर देता है उसे आमंड ने रूपांतरण की प्रक्रिया कहा है। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता इस बात में निहित है कि वह किस सीमा तक आगत को निर्गतों में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। आगत को निर्गत में रूपांतरित करने की क्षमता को ही व्यवस्था की क्षमता कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक उपागम के बाद संस्थात्मक उपागम के बारे में। परंपरागत उपागमों में केवल संस्थात्मक उपागम ऐसा उपागम है जो राजनीति को दर्शन शास्त्र, इतिहास या कानून का उपाश्रित न मानते हुए इसके स्वाधीन अस्तित्व को मानता है। जहां कानूनी औपचारिक उपागम में केवल शासन के विभिन्न अंगों की कानूनी स्थिति और शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहीं संस्थात्मक उपागम में शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं के संगठन और भूमिका पर विचार किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यद्यपि इस उपागम में संस्थाओं यानी औपचारिक तथा अनौपचारिक के संगठन एवं भूमिका का व्यापक अध्ययन किया जाता है, किंतु इन संगठनों में कार्य करने वाली व्यक्तियों की भूमिका या व्यवहार की पूर्ण उपेक्षा कर दी जाती है। परंतु इस उपागम में व्यक्तियों के व्यवहार की उपेक्षा कर दी जाती है, अतः मतदान व्यवहार, विधायकों के व्यवहार और न्यायाधीशों के व्यवहार जैसे विषय इसके विचार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसके अलावा इसमें अनौपचारिक समूहों की भूमिका की अनदेखी कर दी जाती है, यद्यपि ये समूह वास्तविक राजनीति को दूर दूर तक प्रभावी करते हैं। संस्थात्मक उपागम मुख्यतः समाजों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। आरसी मैक्रिडिस ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 में तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिया है। पहली कमी है इसमें तुलनात्मक दृष्टि का नितांत अभाव पाया जाता है। दूसरा है इसमें वर्णन की प्रधानता रहती है। तीसरा है इसका दृष्टिकोण बहुत संकुचित रहा है। चौथा है इसकी गतिशील तत्वों की उपेक्षा की जाती है, यानी इसमें गतिशील जो तत्व होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। अब संस्थात्मक उपागम जो 1930 के दशक में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, इसके प्रमुख समर्थकों का अगर नाम लिया जाए तो नाम आता है हरमन फाइनर, कार्ल फ्रेडरिक, मोरिस डुवर्जर और केसी हुयर, आर्थर बेंटले, ट्रूमैन, B.O.K. जूनियर, लास्की, जेम्स ब्राइस और जी सार्टोरी इसके प्रमुख समर्थकों में आते हैं। नाम याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा समर्थक नहीं है संस्थात्मक उपागम का। अब इस उपागम से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे जेम्स ब्राइस की प्रसिद्ध पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में प्रकाशित हुई। हरमन फाइनर की पुस्तक जो 1949 में प्रकाशित हुई उसका नाम है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। कार्ल जे फ्रेडरिक की प्रसिद्ध पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1968 में आती है। वहीं रॉबर्ट मिशेल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज जो 1911 में प्रकाशित हुई। मोरिस डुवर्जर की पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज, दियर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट 1954। वहीं आरसी मैक्रिडीज की पुस्तक है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये 1968 में प्रकाशित होती है। तो ये संस्थात्मक उपागम से जुड़ी हुई प्रमुख विचारक उनकी रचनाएं थी। अब बात कर लेते हैं नव संस्थावाद उपागम के बारे में। तो दोस्तों, नौ संस्थावादियों ने संस्थाओं का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में किया तथा इसे सामाजिक संदर्भ में देखने का भी प्रयास किया है। 1984 में जेम्स जी मार्च और जॉन ओल्सन के द्वारा द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स नामक पेपर प्रकाशित किया और इनके अनुसार संस्थाओं को बेहतर समझने हेतु व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम के बाद संस्थाओं की पूर्णतः उपेक्षा की गई तथा राजनीतिक व्यवस्था के प्रकारों प्रवेश पर मुख्य बल दिया गया, परंतु नौ संस्थावादियों ने संस्थाओं के महत्व को पुनः स्वीकार किया और इसके 3 प्रकार भी बताए हैं। पहला जो प्रकार है वो तार्किक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके प्रतिपादक मैंकवर ओल्सन है। इनके अनुसार व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है, इसलिए ये संस्थाओं का अध्ययन व्यक्ति के इसी तार्किक चयन के अनुसार करना चाहते हैं और इनके अनुसार संस्थाओं का प्रभाव व्यक्ति के चयन पर भी पड़ता है। दूसरा है सांस्कृतिक नवसंस्थावाद। इसके अनुसार संस्थाओं की समझ के लिए समाज, संस्कृतियों और मूल्यों की समझ आवश्यक है, इसलिए इनका मानना है कि व्यक्तियों का व्यवहार इन मूल्यों व संस्कृतियों से प्रभावित होता है। वो अगला जो है वो है संरचनात्मक नवसंस्थावाद। तुलनात्मक राजनीति में गैर मार्क्सवादियों के द्वारा राज्य जैसी संरचनाओं को महत्व दिया गया है। इसमें थेडा स्कोप
स्कोक पोल ने राज्य की संरचना की व्याख्या करते हुए कहा है कि क्रांति उन देशों में हो सकती है जहां राज्य की शक्तियां कमजोर हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम के बारे में। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दो रूप हैं, चिरसम्मत राजनीतिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था। चिरसम्मत राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतकारों में एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस और डेविड रिकार्डो प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और स्मिथ ने अपनी कृति इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में जो प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में वर्णन करते हैं। और इस पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, तो शार्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस लिखकर आ जाए तभी आपको ध्यान रखना है। इस पुस्तक में स्मिथ ने एक स्वायत्त स्वयं नियमित अर्थव्यवस्था की संकल्पना दी है जिसे उसने नागरिक समाज की संज्ञा दी है। नागरिक समाज की निम्न विशेषताओं को एडम स्मिथ ने परिभाषित किया है। पहली है, नागरिक समाज को राज्य से अलग करना संभव है। दूसरा है, इसमें स्वयं नियमन की क्षमता पाई जाती है। तीसरा है, इसमें अपने समस्त सहभागियों के लिए अधिकतम हित लाभ की स्थिति प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है। ऐसी वस्तु स्थिति लाना दार्शनिक दृष्टि से वांछनीय है जिसमें नागरिक समाज को राज्य से स्वाधीन कर दिया जाए। प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में एडम स्मिथ ने लिखा है कि वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता की संज्ञा दी है। स्मिथ ने का मानना है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित को बढ़ावा देता है तो वह अनजाने में समाज के हित को भी बढ़ावा देता है। हस्तक्षेप की नीति यानी लेसेस फेयर क्या है? स्मिथ ने विचार दिया कि मुक्त प्रतिस्पर्धा अपनी विनियमन शक्ति के बल पर संसाधनों के इष्टतम आवंटन को जन्म देती है। अतः राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। राज्य के केवल 3 कार्य हैं, सुरक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण के कार्य। तो एडम स्मिथ ने राज्य के किन 3 प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा की है, तो वो है सुरक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपनी कृति एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो 1798 में आती है, उन्होंने इस पुस्तक में इस विचार को चुनौती दी कि विस्तृत और बढ़ती हुई जनसंख्या संपदा का पर्याय है। दोस्तों, माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या रेखागणितीय श्रेणी में बढ़ती है जबकि खाद्य पूर्ति अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ती है। अतः भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य की कमी पड़ जाती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या को रोकने के 2 उपाय हैं। सकारात्मक उपाय में युद्ध और महामारी और आदि से मृत्यु दर में वृद्धि, और नकारात्मक उपाय में ब्रह्मचर्य और विवाह में देरी आदि से जन्म दर में कमी। डेविड रिकार्डो ने अपनी कृति द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला है अधिशेष का सिद्धांत, दूसरा है मूल्य का श्रम सिद्धांत। रिकार्डो के अनुसार खाली पड़ी हुई वस्तु को उपयोग में लाने के लिए उस वस्तु के स्वामी को जो धन देना पड़ता है वह उसका अधिशेष है। भूमि का किराया इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इससे जनसाधारण पर बोझ पड़ता है और राष्ट्र की संपदा की हानि होती है। मूल्य के श्रम सिद्धांत से रिकार्डो का अभिप्राय यह था कि उत्पादन के विभिन्न तत्वों भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन में श्रम ही वस्तुतः सारे उत्पादन की कुंजी है और वही मूल्य का यथार्थ स्रोत है। अन्य तत्व स्वयं कोई उत्पादन नहीं करते बल्कि श्रम के संयोग से वह उत्पादन में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम के बारे में। उदारवादी विश्लेषण, इसमें राजनीति को वर्तमान बाजार अर्थव्यवस्था के तुल्य मानते हुए राजनीति और आर्थिक गतिविधि के बीच श्रृंखला संबंध की तलाश की जाती है। चार्ल्स लिंडब्लोम ने पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स 1977 में लिखा है कि विश्व की सभी राजनीतिक प्रणालियों में अधिकांश राजनीति अपने आप में अर्थशास्त्र भी है और अधिकांश अर्थशास्त्र राजनीति भी है। इस उपागम के विकास में योगदान दिया है एंथनी डाउन्स ने, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957। दूसरे प्रमुख विचारक जे बुकनैन और जी टल्लाक हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962, और एम ओल्सलन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन 1965 है। आर करी और एल वेड, जिनकी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सचेंज 1968 है। अब बात करते हैं मार्क्सवादी विश्लेषण के बारे में। इसके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोई विश्व जनीन और अंतिम रूप से प्रमाणिक व्यवस्था नहीं है। मार्क्सवादी विश्लेषण के 2 लक्ष्य हैं। पहला है सामाजिक विन्यासों अर्थात समाज व्यवस्था के भिन्न भिन्न रूपों का वर्गीकरण, दूसरा है उनका काल निर्धारण। ग्रामसी ने विचार दिया कि पूंजीवादी को नष्ट करने के लिए केवल उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए सांस्कृतिक स्तर पर समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देना भी जरूरी होगा।
दोस्तों ये था आज का वीडियो राजनीति विज्ञान के एग्जाम टाइम सीरीज का 12वां पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी का आगामी एग्जाम एक बेहतर स्कोर के साथ निकले, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।